गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज तो अपना मिशन मून जो है चंद्रमा पर लैंड कर गया है, चंद्रयान 3। तो इसके लिए सभी देशवासियों को और जो भी हमारे लेक्चर को देख रहे हैं सबको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन। और हमारे देश के वैज्ञानिकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और अपने प्राइम मिनिस्टर को भी। ठीक है, देश के सभी लोगों का एक तरफ से योगदान है। सबसे ज़्यादा जो है इसमें कंट्रीब्यूशन अपना अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अपने साइंटिस्ट का है, लेकिन दुआएं जो है पूरे देश की थी। ये अच्छी बात है। तो इसके पहले हम लोग जो है मुगल एम्पायर इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, मुगल एम्पायर का जो है भारत में रूल स्टार्ट कैसे हुआ, उसका मुगल एम्पायर की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। अभी वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी हिस्ट्री का किया था, फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने कई सारे पॉइंट पर बात किए थे, जिसको रिकैप हम कर लेते हैं। हमने क्या क्या पॉइंट पे बात किए थे, वो सारे पॉइंट को हम रिकैप कर लेते हैं। भारत में जो मुगल सत्ता की स्थापना, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। इसके बाद मुगलकालीन इतिहास के क्या स्रोत हैं, सोर्सेस ऑफ मुगल हिस्ट्री, ठीक है, सोर्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स, ठीक। और इसमें हमने मुगल जो इतिहास के जो स्रोत हैं, इसमें हमने साहित्यिक जो रिटेन सोर्स हैं उसके बारे में हमने बात किया था कि क्या क्या लिखित साक्ष्य हैं। इसी तरह से इसमें आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। हमने ये भी बात किया था कि मुगलकालीन एरा में, मुगल एरा में या मुगल इतिहास के जो एविडेंसेस हैं उसमें लिटरेचर रिटन एविडेंसेस ज़्यादा हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जैसे मोनूमेंट्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, बहुत सारे भव्य भवन हो गए, टॉम हो गया, मस्जिद हो गया। इसी तरह से बहुत सारे जो है उनके द्वारा रिफॉर्म्स किए गए हैं। और रिटन जो है एविडेंस बहुत सारे हैं जो इंडियन हिस्ट्रियंस हैं उन्होंने भी राइट किया है। उनके जो मुगलकालीन एरा में जो दरबारी कवि थे उन्होंने भी लिखा है, और जो स्वतंत्र जो है राइटर थे उन्होंने भी लिखा है मुगलकालीन इतिहास के बारे में। इसके अलावा उस टाइम पे जो भी ट्रेवलर्स जो यात्री आए, जो यहाँ पर भारत में विजिट करने के लिए, उन्होंने हर किसी ने अपना अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। हर किसी ने अपना अपना प्रोस्पेक्टिव, अपना अपना मत व्यक्त किया है मुगलकालीन एरा के बारे में। ज़्यादातर जो दरबारी कवि थे, हमने ये बताया था कि वो लोग जो है उनका जो अप्रोच था पॉजिटिव था मुगल एरा के बारे में। बहुत कम ही लोग मुगल एम्पायर के बारे में क्रिटिसाइज़ किया दरबारी कवि। और चूँकि जो फॉरेनर्स थे उनको वो भी जो है दोनों तरह के जो है पॉइंट्स रखते थे, क्योंकि उसमें से कुछ लोग इसलिए भी इंडिया विजिट करते थे कि ट्रेड और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी उनको काम रहता था। तो एम्पायर के पक्ष में ही ज़्यादातर बातें होती थी, और तब डेमोक्रेसी की भी बात नहीं थी, इसलिए जो है ज़्यादातर चीज़ें जो है बढ़ा चढ़ा कर बोली जाती थी। लेकिन कुछ लोग स्वतंत्र भी थे, तो वो अपना भी पक्ष रखते थे। जैसे बदायूनी की बात की जाए, उसने क्रिटिसाइज किया ही था जो है बाबर के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह से सबका अपना पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स सभी राइटर्स ने अपना दिया है, चाहे वो दरबारी लेखक हों या फिर स्वतंत्र लेखक हों या फिर जो है फॉरेन ट्रेवलर्स हों, या जो अपना यात्रा वृत्तांत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग कंट्री से लोग रहते थे, मिडल ईस्ट एशिया से रहते थे और यूरोप से रहते थे, ठीक है। इसके अलावा जो खुद जो है रूलर्स जो हैं, शासक जो है, वो खुद भी लिखते थे। जैसे तुजुक ए बाबरी या वाक़ियात ए बाबरी जो है, बाबरनामा जो लिखी गई है, ठीक है, इसमें भी जो है, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है बाबरनामा, ठीक है। बाद में इसको फारसी में अनुवाद किया गया है। तो इसमें भी जो है, इससे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, मुगलकालीन साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा
हमने बात किया था कि जो है हुमायूं नामा, जो कि हुमायूं के बारे में लिखी गई है और उसको लिखा है हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने, जो कि मतलब बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन, उसने हुमायूं नामा लिखा है, उस हुमायूं के बारे में लिखा गया है। इसी तरह से तुजुक ए जहांगीरी, जिसको जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखने के लिए स्टार्ट किया था लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, तो उसको मोतमिद खां ने मतलब जो है कंप्लीट किया है। ऐसा हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। तो हर कोई मतलब जो है एक चलन था, हर कोई रूलर्स जो है अपनी जीवनी या अपने टाइम का इतिहास लिखने की मतलब जो है परंपरा चलाता था। तो उसमें जो है कुछ तो खुद भी अपनी बायोग्राफी लिखते थे और दूसरों के से भी सपोर्ट लेते थे, और कुछ लोग दूसरे मतलब जो दरबारी राइटर्स थे उनसे लिखवाते थे और अपने जो व्यू रहते थे वो व्यक्त करते थे, उनके अकॉर्डिंग ही लिखा जाता था, जो जैसा बोलते थे उसी तरह से, क्योंकि वो स्वतंत्र राइटर नहीं रहते थे, क्योंकि दरबार में ही रह रहे हैं। बाकी जो स्वतंत्र राइटर जैसे हो गए कि मतलब जो दरबारी कवि नहीं रहते थे वो लोग भी लिखते थे, और जो फॉरेन ट्रेवलर्स आते थे वो भी लिखते थे यात्रा वृत्तांत। तो भिन्न भिन्न सबके पर्सपेक्टिव भिन्न भिन्न मतलब जो है उनके मतलब विचार व्यक्त किए हैं सब लोगों ने। इसी तरह से जैसे तबकात, मुगल कालीन इतिहास का तबकात श्रेणी की रचनाओं में मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो है ये प्रकाश डालता है। इस श्रेणी के अंतर्गत जैसे मतलब बात किया था कि बहुत से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों को रखा जा सकता है। इसमें जैसे प्रमुख है तबकात ए अकबरी, जिसके लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। तबकात ए अकबरी, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, तबकात ए अकबरी, राइट। तबकात ए अकबरी, इसके जो राइटर हैं आप लिख सकते हैं निजामुद्दीन अहमद। दीन अहमद, ठीक, इसके लेखक हैं। तो इसी तरह से मुंतखाब उत तवारीख, जिसके लेखक बदायूनी हैं। मुंतखाब उत तवारीख, खाब उत तवारीख, इसके लेखक जो है बदायूनी हैं, बदायूनी है, ठीक। इसके बाद जो है गुलशन ए इब्राहिमी, जिसके लेखक फरिश्ता हैं। गुलशन ए इब्राहिमी, जिसके लेखक फरिश्ता हैं, फरिश्ता, इसके लेखक फरिश्ता है, ठीक है। नेक्स्ट है मुंतखब उल लुबाब, जिसके लेखक खफी खां हैं। मुंतखब उल लुबाब, इसके लेखक जो है खफी खां हैं, खफी खां। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके जो है मिलान करने के लिए भी मतलब जो है आ सकते हैं, कि इस तरह से चार मतलब जो है बुक्स के नाम दे सकते हैं, टेक्स्ट के नाम दे सकते हैं, और उनके साइड में राइटर दे सकते हैं। इसी में से किसी एक राइटर का नाम चेंज कर देगा और बोलेगा कि मिलान करिए कि कौन सी बुक, जैसे तबकात ए अकबरी को लिखा निजामुद्दीन अहमद ने, तो वहां पर खफी खां को उठा के रख देगा, और मुंतखाब उत तवारीख की जगह जो है फरिश्ता को रख देगा, गुलशन ए इब्राहिमी की जगह बदायूनी को रख देगा, और मुंतखाब उल लवाब की जगह निजामुद्दीन अहमद रख देगा। और इसमें फिर एक का 3 से मिलान हो रहा है, 2 का जो है 1 से मिलान हो रहा है। इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक। तो ये आप लोग नोट कर लिए, है ना। नेक्स्ट जो है तबकात ए अकबरी से भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। निजामुद्दीन ने अपने ग्रंथ में पूर्ववर्ती अनेक लेखकों को उद्धृत किया है, ठीक है। अब जैसे हम बात कर सकते हैं कि बैरम खां के पतन के बाद महजर की घोषणा, अकबर के सैनिक अभियानों का वर्णन, इन सब चीज़ों का जो है
वर्णन किस में मिलता है? तबकात ए अकबरी में, जिसको निजामुद्दीन अपने ग्रंथ में मतलब जो है निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है, जो कि हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब आगे जो है अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है, तो ये यहां पर लिख सकते हैं। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा है। ठीक ठीक, ये दरबारी साहित्य थे, दरबारी मतलब साहित्यकार थे। अबुल फजल जो है क्या थे? यहां पर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि अबुल फजल बाबर के दरबारी साहित्यकार थे। दरबारी साहित्यकार थे। ठीक, इसी तरह से अबुल फजल की दूसरी महत्वपूर्ण रचना आईने अकबरी है। तो अबुल फजल ने एक और बुक लिखी, आईने अकबरी। आईने अकबरी, इसको भी अबुल फजल ने ही लिखा है। अबुल फजल ने ही लिखा है, आईने अकबरी को भी लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि आईने अकबरी में लिखा क्या गया है, किस चीज के बारे में लिखा गया है? तो आईने अकबरी जो है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, प्रशासनिक प्रणाली कैसी थी, उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो आईने अकबरी में यहां पर आप लिख सकते हैं कि आईने अकबरी में बाबर के प्रशासनिक अकबर के, आईने अकबरी में अकबर के प्रशासनिक, अकबर के प्रशासनिक कार्यों का वर्णन किया गया है। अकबर के प्रशासनिक कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि हुमायूं नामा, ठीक है, अब्बास खां शेरवानी ने तारीख शेरशाही जैसी रचना की है। ठीक है ना, गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा लिखा, जो कि हुमायूं की बहन है, और अब्बास खां शेरवानी ने तारीख शेरशाही जैसी रचनाएं की। ठीक है, तो यहां पर आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि तारीख शेरशाही किसने लिखा? तारीख ए शेरशाही, इसको किसने लिखा? अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी ने लिखा। ठीक, मोतमिद खां ने जो है इकबाल नामा ये जहांगीरी लिखा, और मोतमिद खां ने ही जहांगीर की मतलब आत्मकथा जो तुजू की जहांगीरी है उसको भी कंप्लीट किया था, जिसको जहांगीर ने खुद स्टार्ट किया था लिखना, लेकिन कंप्लीट किया था मोतमिद खां ने। तो मोतमिद खां ने अगर देखा जाए तो कितनी दो टेक्स्ट अभी तक हो गए हैं। एक तो हो गए तुजू के जहांगीरी और दूसरा इकबाल नामा ये जहांगीरी। ठीक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इकबाल नामा ये जहांगीरी, मोतमिद खां, और तुजू के जहांगीरी। इसको भी मोतमिद खां ने, और दोनों ही टेक्स्ट जो है जहांगीर के बारे में है, राइट। और अब्दुल हमीद लाहौरी ने
पादशाह नामा लिखा, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि पादशाह नामा किसने लिखा? किसने? अब्दुल हमीद लाहौरी। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। इसी परंपरा में आलमगीर नामा की रचना हुई, जिसको मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा, जो कि औरंगजेब के बारे में है। आलमगीर नामा, ये भी नोट कर लीजिए। नामा लिखा गया मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा, मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा। ठीक। इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब टेक्स्ट लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, जैसे तारीख सलातीन, मासिर जहांगीरी, तारीख फरिश्ता, शाहजहांनामा, फुतुहात ए आलमगीरी, जिससे मतलब मुगल कालीन इतिहास के बारे में, मतलब मुगल एरा के बारे में, मुगल सल्तनत के बारे में पता चलता है। इसी तरह से ये सब तो दरबारी कवि हुए, ये सारे जितने भी लिखे गए हैं, तबकात ए अकबरी, निजामुद्दीन अहमद, मुंतखाब उत्तवारीक बदायूनी, गुलशन ए इब्राहिमी फरिश्ता, मुंतखाब उल्लुबाब खफी खां, मुंतखाब, इसके बाद अकबरनामा अबुल फजल। अबुल फजल बाबर के दरबारी साहित्यकार थे। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा, अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों। ठीक है। आईने अकबरी में मतलब जो है अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। इसी तरह से जो है आपका जो है तारीख शेरशाही, मतलब अब्बास खां शेरवानी ने लिखा। इकबाल नामा, मतलब इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खान ने, तुजु के जहांगीरी भी मोतमिद खान ने जहांगीर के बारे में। पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। आलमगीर नामा जो कि औरंगजेब के बारे में मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा। और ये सारे दरबारी कवि थे। ये जो ये जितने भी हैं ये पूरे के पूरे ये जो है दरबारी कवि थे या दरबारी साहित्यकार। थे। ठीक। दरबारी साहित्य में और भी कई सारे साहित्य लिखे, जैसे तारीख सलातीन, मासिर जहांगीरी, तारीख फरिश्ता, इसके बाद शाहजहांनामा, फुतुहात ए आलमगीरी। रीजनल साहित्य भी लिखे गए, क्षेत्रीय साहित्यकार भी थे। ठीक। तो मुगल काल में क्षेत्रीय इतिहास पर भी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना हुई, और उसमें से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है, तो जैसे मीरत अहमदी तथा रियाजुस सलातीन। ठीक। ये जो पहले ग्रंथ के लेखक मीरत ए अहमदी, ठीक है, इसको मोहम्मद अली खान ने लिखा, जो कि हम पहले ऑलरेडी इस लेक्चर को हम रिकैप कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने पहला लेक्चर लिया है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बड़ा काफ़ी लंबा चैप्टर है। ठीक है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 लेक्चर में कंप्लीट होगा, क्योंकि मुझे कोई टॉपिक स्किप नहीं करना है। पूरे कंप्लीट हिस्ट्री को एज पर यूपीएससी, एज पर यूपीपीसीएस या स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी तरह के हिस्ट्री के क्वेश्चन, किसी भी तरह के एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। इस तरह से मैं आप लोगों को मतलब यहाँ डिलीवर करूँगा, और मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसमें से 100% कभी न कभी क्वेश्चन फंसने ही वाला है। इसमें मिलान करने के लिए आ सकता है, बुक का नेम पूछ सकता है, उस बुक के अगेंस्ट में राइटर का नेम पूछ सकता है। ठीक है, या किस रूलर के बारे में है ये भी पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद अभी हमने दरबारी साहित्य के बारे में, साहित्यकारों के बारे में बता दी, उनकी बुक्स, उनके टेक्स्ट के बारे में बता दिया, और किन लोगों के बारे में लिखी गई है, ये सारी चीज़ें बात हो गई। अब रीजनल साहित्य के बारे में, जैसे मीरत ए अहमदी, रीजनल का मतलब हो गया क्षेत्रीय, किसी अदर स्टेट के हो गए, ठीक है, किसी अदर मतलब प्रोविंस के हो गए, वो जो लिखते, जो दरबारी नहीं भी थे, मान लो जैसे मीरत ए अहमदी को लिखा किसने, इसके लेखक हैं मोहम्मद अली खां, मीरत ए अहमदी। तो ये भी हम नोट कर सकते हैं यहाँ पर। मीरत ए अहमदी,
इसके लेखक थे मोहम्मद अली खां। अली खां, ठीक। नेक्स्ट है रियाजुस सलातीन, ठीक है। तो अब जो मोहम्मद अली खां थे ये गुजरात के दीवान थे, ठीक ना, इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें मीरत अहमदी में मोहम्मद अली खां ने गुजरात के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में बात किया है। तो आप यहां पर नोट डाउन कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, गुजरात के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। बारे में लिखा गया है, ठीक। और दूसरा जो रियाजुस सलातीन, उसके लेखक कौन थे, गुलाम हुसैन। तो यहां पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, रियाजुस सलातीन, इसके लेखक हैं गुलाम हुसैन, ठीक। ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है दस्तूर अमल एवं इंसा। दस्तूर अमल एवं इंसा एक शब्दावली है, तो इसमें प्रशासन संबंधी तथ्यों की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत दस्तूर अमल के अंतर्गत आने वाली रचनाएं हैं। दस्तूर अमल एवं इंसा, इसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया गया है। दस्तूर अमल, ये नोट डाउन कर सकते हैं, दस्तूर अमल, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। दस्तूर अमल, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। अच्छा, रीजनल साहित्य में दस्तूर अमल जैसे है, इसमें इसके अंतर्गत बहुत सारी जैसे रचनाएं हैं, जैसे इंसा यूसुफ, इंसा ब्राह्मण, खुतूत शिवाजी, इंसा अबुल फजल, ठीक। दस्तूर अमल टोडरमल, ठीक। रुक्कत आलमगीरी, जवाबित आलमगीरी, अखबारात इत्यादि सारे बहुत सारे ऐसे हैं, तो सभी को हम नहीं देखेंगे। अब जैसे यूरोपीय, हमने बोला था कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, विदेशी यात्री थे जो आए भारत में, उस समय के शासक के दौरान, मुगलकालीन जो रूलर थे उनके दौरान जो विदेशी यात्री आए भारत में, उन्होंने भी यहाँ की व्यवस्था के बारे में, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, यहाँ के आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, इसके बाद यहाँ का एनवायरनमेंट, सभी चीज़ों के बारे में मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ अपना पक्ष रखा है। तो यूरोपीय यात्री में कौन कौन, जैसे अब यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यूरोपीय यात्री आखिर आए कौन कौन से थे उस टाइम। यूरोपीय यात्री तो जैसे पहले थे कि रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी, पीटर मुंडी, टैवर्नियर और बर्नियर, मॉन्सेट, पेलार्ट, डच, डिकॉस्ट्रो, मनुची, ये और रूसी यात्री निकितन। तो कौन कौन से आए थे जो मतलब यूरोपीय यात्री? रॉल्फ फिच, यहां लिख सकते हैं हम लोग, रॉल्फ फिच। दूसरा है आपका विलियम हॉकिंस, तीसरा आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एडवर्ड टेरी, फोर्थ आपके हैं पीटर मुंडी, ये
एक अंग्रेज थे, ब्रिटिश। नेक्स्ट जो है आपके हैं टैवर्नियर ईयर। नेक्स्ट है आपका मॉन्सरेट एम्पेलार्ट। नेक्स्ट आपके डिकॉस्ट्रो जो कि पुर्तगाली थे, तो मनुची इटालियन थे। इसके अलावा जो है निकितन जो कि एक रूसी यात्री था। ठीक, ये सारे लोग भी आए और अपना अपना मतलब जो है मत व्यक्त किया, अपने अपने तरीके से इन्होंने भी इतिहास लिखा। मतलब जो है रूलर्स के बारे में भी लिखा और जो यहाँ के मतलब भारत के बारे में भी लिखा। भारत के मतलब जो है क्या कल्चर, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, सोसाइटी और यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में भी बहुत सारी चीज़ों, मतलब इकोनॉमिक व्यवस्था क्या थी, और इसके बाद जो है रिलीजियस सिस्टम के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी उन्होंने दिया है। अब ये सारे तो रिटन सोर्स हो गए, मतलब जो है मुगल कालीन हिस्ट्री के बारे में जानने के इतने सारे चीज़ें, जो कि दरबारी साहित्यकार, रीजनल साहित्यकार और जो है यात्रा वृत्तांत लिखने वाले, मतलब जो फॉरेनर्स जो यात्री थे। अब रिटन लिटरेचर के अलावा और क्या साक्ष्य हैं और क्या चीज़ें हैं जिससे हम जान सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द रिटन एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर मुगल हिस्ट्री। ठीक है, मुगल कालीन इतिहास के बारे में लिखित और पुरातात्विक साक्ष्यों के संक्षेप में वर्णन कीजिए, एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो बस यही सारे ये टेक्स्ट का नाम मेंशन कर दीजिए कि ये बुक लिखी गई हैं। इन बुक में ये सारे, किसी में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है तो किसी में गवर्नेंस के बारे में, ये सारी चीज़ें, और इस बुक को इन्होंने लिखा है। ठीक है, इसी तरह से आपका रीजनल साहित्य के बारे में जो हमने बताया, ये सारे हो गए। फिर जो है आपके ये जो यात्री आए हैं इन्होंने भी यात्रा वृत्तांत लिखा है। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे, मतलब आर्कियोलॉजिकल जो साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जिसमें आपको टॉम्ब हो सकते हैं, मस्जिद हो सकते हैं, मोनूमेंट्स हो सकते हैं और महल हो सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें मतलब मिल सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आप मतलब जो यहाँ पर पॉइंट आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट एविडेंस जो है आपका पुरातात्विक साक्ष्य, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। उसमें पुरातात्विक साक्ष्य में आपका क्वाइंस भी आ सकते हैं, सिक्के आ सकते हैं, धातु आ सकते हैं और ऑर्नामेंट्स आ सकते हैं। इसके अलावा हथियार आ सकते हैं, क्या किस तरह से चीज़ें यूज करते थे वो लोग, कौन कौन सी धातुएं यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पुरातात्विक साक्ष्य में भी आ जाएंगी। मुगल कालीन इतिहास के बारे में जानकारी जो देती हैं। ठीक है, अब बाबर जो है, पता है बाबर के बारे में बताया था कि 1526 में मतलब भारत पर वो जो है सत्ता स्थापित करता है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक मतलब बाबर ही था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराया, परास्त किया और मुगल राज्य की स्थापना की उसने। ठीक है, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। 1530 में ही वो मर भी जाता है, ऑलरेडी हमने बताया था। और उसके आरंभिक जीवन हम काबुल की विजय, काबुल के शासक के रूप में, और भारत में उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, काबुल की विजय पहले वो करता है, फिर जो है काबुल का शासक बनता है, फिर भारत में भी वो जो है विजय करता है 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसके बाद फिर जो है यहाँ पर जो है वो रूल अपना स्टेब्लिश करता है, 1530 तक रहता है और 1530 में ही वो मर जाता है। ठीक है, बाबर का आरंभिक जीवन के बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि काफ़ी कष्टदायी था। ठीक है, क्योंकि और वो जो है दो डायनेस्टी से, मतलब जो है दो उसके मतलब उसका जन्म दो वंशजों से मिलकर हुआ था। एक तो उसके जो
फादर थे वो चगदाई तुर्क थे, और दूसरे जो है उसकी माँ जो थी वो चंगेज खां के मतलब जो है परिवार से थी। तो उसके पास मतलब दोनों तरह के मतलब गुण विद्यमान थे। ठीक है, मतलब वो उसके फादर तैमूर वंश से रिलेट मतलब जो है संबंध रखते थे, और उसकी माता का संबंध चंगेज खां के मतलब उसकी माता चंगेज खां के वंश से थी। तो इसीलिए बाबर को जो है तैमूरी वंश भी कहते हैं। ठीक है, या मुगलिया वंश या तैमूरी वंश भी कहते हैं बाबर को। ठीक है, इसके बाद जो है बाबर फरगना का शासक बनता है 1494 में। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि बाबर जो है बाबर फरगना का शासक 1494 ईस्वी में बनता है। ठीक, एडी लिख सकते हैं आप। और इसका बॉर्न होता है 1483 में, जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। दूसरी चीज ये है कि उसके जीवन में कई सारी समस्याएं आई। मतलब शासक बनने के पूर्व भी उसका जीवन मतलब काफी कठिनाइयों से व्यतीत हुआ। मतलब उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो सका। फिर भी वो मतलब कई सारी चीजों में, जैसे तुर्की भाषा, फारसी भाषा का अध्ययन किया उसने। इसके अलावा उसने सैनिक शिक्षा भी ली उसने जो है, और प्रशासनिक शिक्षा के बारे में भी जानकारी ली, लेकिन ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। लेकिन चूंकि वो कठिनाइयों से पला बढ़ा, इसलिए उसमें कई सारी चीज़ों की मतलब खूबियाँ थी। मतलब जो है युद्ध कला का मतलब कौशल उसमें था, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक मतलब क्षमता थी, लोगों को समझने की क्षमता थी, और परिस्थिति में कठिन से कठिन परिस्थिति में वो घबराता नहीं था, और चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल करता था। किसको अपने पक्ष में लेना है, किसको नहीं, ये सारी चीज़ें, सारी कला उसके अंदर थी। इसी वजह से वो उस समय जो वहाँ के प्रभावशाली सरदार थे उनको अपने पक्ष में लिया, और वहाँ पर फरगना का शासक बना। वो फरगना का शासक जब वो बना तो मात्र 11 साल का था वो। ठीक, जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि मतलब जो है 1494 ही मतलब जो है उसके पिता की मृत्यु जो होती है, तो 1494 भी शासक, 1483 में जन्म होता है और 94 में देख लीजिए शासक बन गया मात्र 11 साल की एज में। ठीक है, अब फरगना और समरकंद का हाथ से निकल जाना, शासक तो बन जाता है लेकिन चूंकि लुढ़कता पुढ़कता रहता है, मतलब स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि एक तो एज कम है, दूसरा उसके भाई और उसके चाचा जो है ये सब लोग उसके राज्य पर कब्जा करना चाहते थे कि मतलब छोटा है और इसके राज्य को कब्जा कर लो। तो उसको बहुत ही सफ़र करना पड़ता है। लास्ट में जाते जाते फरगना उसके हाथ से निकल ही जाता है। मतलब फरगना का शासक तो बनता है लेकिन बेचारा संभाल नहीं पाता है, क्योंकि उतना अभी मतलब कैपेबल नहीं था, छोटा भी था, चीज़ें हैंडल करने में उसको मतलब कठिनाई होती थी, लोगों को अपने पक्ष में लेने में लोग भरोसा भी नहीं कर सकते थे इतनी जल्दी। ठीक है, तो जिधर मतलब वो टाइम पीरियड भी ऐसा था कि जिधर लोग मतलब जो है ज़्यादा स्ट्रांग देखते थे उसी की तरफ ज़्यादा बेंड हो जाते थे, और इसके खुद इसके अपने रिश्तेदार इसके अपने ही इसके दुश्मन थे। ठीक है, तो फरगना और समरकंद का हाथ से निकल जाना मतलब, चलिए हेडिंग लिख लेते हैं, फरगना और समरकंद का हाथ से निकल जाना। फरगना और समरकंद का हाथ से निकल जाना। फरगना की स्थिति सुधारने के बाद बाबर ने राज्य विस्तार की तरफ अपना ध्यान दिया था। फरगना की स्थिति मतलब जब वो पहले मतलब बना इसमें मतलब जो है शासक, तो उसकी पहले जो है इस्टेब्लिशमेंट, उसका कंसोलिडेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, गवर्नेंस, इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों पे उसने ध्यान दिया। ठीक है, बाबर तैमूर की राजधानी समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। समरकंद की बाबर जो है राजधानी समरकंद पर अधिकार करना चाहता था। समरकंद फरगना की सीमा के निकट था। ठीक, इस पर अधिकार हो जाने से पश्चिम की तरफ फरगना के राज्य की सुरक्षा हो जाती। मतलब उधर से कोई इन्वेड नहीं कर सकता था। अगर फरगना पर अधिकार कर लेता तो मतलब समरकंद पर, तो फरगना ऑटोमेटिक सेव हो जाता, क्योंकि वो उसके बाद पड़ता है। फरगना जो है समरकंद से ईस्ट में पड़ता है,
इसीलिए समरकंद पे अगर वो अधिकार करता तो समरकंद पे जब वो स्टेब्लिश रहता तो उसके नेक्स्ट ईस्ट में पड़ रहा है जो है अपना फरगना, और उसके बाद इधर तो इंडिया है ही, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से कोई इन्वेड कभी किया ही नहीं, तो ज़्यादातर इन्वेजन मतलब वेस्ट साइड से ही हुआ, पश्चिम साइड से ही हुआ। तो इसलिए वो वहाँ पर मतलब जो है फरगना मतलब समरकंद को इन्वेट करना चाहता, समरकंद को जीतना चाहता था, लेकिन जो है अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, लेकिन होना कुछ और ही था, क्योंकि उसको तो भारत में आना था, इसलिए सब कुछ हाथ से गया, समरकंद भी गया, फरगना भी गया। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त समरकंद उस समय कला मतलब आर्ट्स, एडुकेशन, कल्चर, इन सब चीज़ों का भी एक सेंटर था। समरकंद पर अधिकार हो जाने से बाबर की प्रतिष्ठा एवं उसकी शक्ति में भी मतलब वृद्धि हो सकती थी, मतलब उसका फेमस भी हो सकता है, उसका पावर भी मतलब जो है इंक्रीज हो सकता है। समरकंद पर अधिकार करना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि अहमद मिर्जा ने बाबर के पिता और स्वयं बाबर को भी परेशान किया था। अहमद मिर्जा जो है, जो उसका रिलेटिव था, उसके फादर को भी परेशान किया था और उसको भी मतलब परेशान किया था, बाबर को ही। इसलिए बाबर ने समरकंद विजय को योजना तो बनाई, ठीक है। 1496-97 उसने 2 बार समरकंद पर आक्रमण किया, समरकंद पर बाबर का 2 बार आक्रमण हुआ। तो इस पॉइंट को आप हम नोट कर सकते हैं। बाबर समरकंद पर 1497 एंड 1496 2 बार मतलब जो है आक्रमण किया। उसका पहला प्रयास तो विफल हो गया, परंतु दूसरी बार वह समरकंद पर अधिकार करने में सफल हुआ। ठीक, सेकेंड टाइम में मतलब वो जो है कैप्चर कर लिया समरकंद को बाबर ने। फिर भी मतलब समरकंद पर 14 से 97 ईस्वी की विजय अस्थायी सिद्ध हुई, मतलब जो है पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पाया। मतलब समरकंद पर उसके करीब 3 महीनों तक कब्जा जमाए रखा, 3 महीने तक समरकंद पर मतलब वो कब्जा किए रखा। लेकिन इसी बीच अब देखिए, एक तरफ तो मतलब जो है वहां पर जाकर स्टेब्लिश हो गया समरकंद में, फरगना छोड़ करके फरगना को बचाने के चक्कर में समरकंद को कैप्चर किया। लेकिन इधर देखिए अब क्या हो रहा है, इसी बीच मतलब फरगना में लोग जो है विद्रोह कर दिए। ठीक, अब जब विद्रोह कर दिए तो उसको वापस इधर आना पड़ा। ठीक है, विद्रोह के दबाव में फरगना गया और समरकंद से हटते ही बाबर की सत्ता वहां समाप्त हो गई, क्योंकि अभी वो खुद वहां इन्वेड किया था, वहां न्यू था, नया था। अभी वहां के जो प्रजा थी और वहां के जो लोग थे वो लोग पसंद थोड़ी करते हैं, क्योंकि ये तो आक्रमणकारी था वहां के लिए, उन लोगों के लिए। इसलिए जैसे ही ये वहां से हटा फरगना सेव करने के लिए, उधर समरकंद हाथ से निकल गया। और इधर फरगना की राजधानी जो अंदिजान थी, उस पर जो है जो इसके अपोजिशन वाले थे वो लोग कब्जा कर लिए। तो इसके हाथ से दोनों चला गया, मतलब फरगना भी चला गया और समरकंद भी चला गया। अब ये क्या हो गया, एकदम खाना बदोश हो गया, मतलब फरगना गया, समरकंद गया, खाना बदोश हो गया। ठीक, और ये सारी घटनाएं कभी 1497 ईस्वी में हो गई। ठीक है, अब बाबर का राजनीतिक निर्वासन हो गया, पॉलिटिकल एग्जाइल बोल सकते हैं। बाबर का राजनीतिक निर्वासन, पॉलिटिकल एग्जाइल, मतलब कहीं पर उसका शासन नहीं रह गया, वो खाना बदोश मतलब इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। तो ये इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, बाबर का राजनीतिक निर्वासन। बाबर का राजनीतिक निर्वासन, पॉलिटिकल एग्जाइल। पॉलिटिकल एग्जाइल हुआ। ठीक, अब बाबर के मतलब बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि जहां का था वो तो हाथ से गए गया, जिसको कब्जा करने गया था वो भी हाथ से चला गया, कुछ भी नहीं बचा। मतलब बुरे दिन शुरू, खाना बदोशी वाला जीवन शुरू हो गया। अब कुछ भी नहीं बचा, वैसे भी एक कम उम्र का था, किसी तरह का सपोर्ट नहीं था, रिलेटिव भी ऑलरेडी इसके अगेंस्ट में थे, सब लोग इसके खिलाफ थे। अब चूंकि समरकंद गया, फरगना गया, अब बाबर को तीसरा क्या मिलने वाला है, क्या दिखने वाला है, इंडिया, भारत।
अब ये इधर मुड़ेगा, भारत की तरफ ये ध्यान देगा अब, ठीक। और भारत की तरफ क्यों ध्यान देगा? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मतलब चीजें खराब हो चुकी हैं, यहां पर ऑलरेडी खराब हो चुकी हैं, ठीक है। यहां पर भी मतलब जो है स्थिति डामाडोल ही है, ठीक। इब्राहिम लोदी वंश से सभी परेशान हैं लगभग, ठीक है। तो अब बाबर को मौका मिलता है कि क्यों ना चल करके इंडिया में ही आजमाया जाए। और देखो उसका जो मतलब डेस्टिनी थी इंडिया में थी, और इंडिया में आता है 1526 में इब्राहिम लोदी को पहला ऐसा एक मतलब जो है इतिहास का मतलब शतक रहता है जो बैटलफील्ड में ही मारा जाता है, ठीक। तो पॉलिटिकल एग्जाइल ऑफ बाबर का मतलब जो है राजनीतिक निर्वासन शुरू हो जाता है, उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। वह राज्य विहीन शासक बन गया, वो कोई घर ही नहीं, कोई स्टेट ही नहीं उसके पास। उसका अधिकार सिर्फ खोजंद नामक छोटे से पहाड़ी प्रदेश पर बना रहा। अब यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब बाबर पॉलिटिकल एग्जाइल की अवस्था में था, राजविहीन शासक था, उस समय वो कहां पर वो अधिकार किया था, कहां पर मतलब किस जगह पर वो स्टे किया था? तो खोजंद नामक एक छोटी सी पहाड़ी, खोजंद, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। खोजंद पहाड़ी पर, ठीक। उसके समर्थकों एवं सहयोगियों ने उसका साथ छोड़ दिया, सभी साथ छोड़ दिए, बुरे दिन आए साथ छूटे। बाबर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा। उसकी स्थिति का उल्लेख इतिहासकार फरिश्ता ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में किया है। मतलब देखो, दिन खराब हुए सब छोड़ दिए। वैसे भी जब दिन तो उसके शुरू से ही खराब हुए, बचपन से ही, ठीक है। पिता की मृत्यु के बाद जो है 1494 में जो है वो फरगना का शासक बना, तो उसके रिलेटिव जो है उसके पीछे पड़ गए, धीरे धीरे कैसे भी जो है वहाँ के सरदारों को मिला करके जो है अपना शासन स्टार्ट किया। तो अपने राज्य को बचाने के लिए सोचा समरकंद को अधिकार कर लेता हूँ, तो चूंकि पश्चिम साइड से कोई मतलब जो है इन्वेजन नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, तो हमारा फरगना बचा रहेगा। उधर गया, अधिकार किया, कामयाब तो हुआ, लेकिन 2 ही 3 महीने के अंदर इधर जो है विद्रोह हो गया। इधर बचाने आया तो उधर भी चला गया, न आधी पूरी के दौड़े आधी भी चली गई, ठीक है। फरगना भी गया, समरकंद भी गया, और अब जो है पॉलिटिकल एग्जाइल, राजनीतिक निर्वासन, खोजंद नामक पहाड़ी पर आकर के बस गए बेचारे। और जो लोग बचे खुचे थे साथ में, जब सोचे कुछ नहीं बचा तो छोड़ो इसको, चल दिए छोड़ करके बाबर को। तो फरिश्ता ने उसके बारे में लिखा कि फरिश्ता के अनुसार क्या लिखता है, भाग्य की गेंद अथवा शतरंज के बादशाह की भांति हुआ बाबर इधर उधर मारा फिरा, जैसे समुद्र के किनारे कंकड़ धक्के खाते फिरते हैं। देखिए कितना सही, कितना क्या लिख रहा है कि भाग्य की गेंद या फिर शतरंज के बादशाह की भांति बाबर इधर उधर मारा फिरा, ठीक। जैसे समुद्र के किनारे जो है पानी की लहर के साथ कंकड़ धक्के खाते हैं, उसी तरह से। परंतु इस विकट परिस्थिति में बाबर ने अपना धैर्य नहीं खोया, साहस नहीं खोया। इसका मतलब यह है कि इतने बुरे हालात में पेशेंस नहीं खोया। तो इससे एक चीज सीखने को भी मिलता है बाबर से कि इतने बुरे हालात में सब कुछ खो गया, सब कोई छोड़ दिया, ठीक है। दर दर की ठोकरें खाने लगा बाबर, ठीक है ना, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। उम्मीद नहीं छोड़ा, होप नहीं छोड़ा, परिश्रम करता रहा, आगे बढ़ता रहा, ठीक है। उसने जो है अपना पेशेंस, साहस, ठीक है, नहीं खोया। वह अपने खोए हुए राज को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहा, ठीक। 1498 में वह पुनः फरगना पर अधिकार कायम कर सका। देखिए 1498 में फिर से फरगना पर अधिकार कर लिया, लेकिन इस बार भी क्योंकि उसको तो आना भारत में था ना, अधिकार कर रहा है, छूट रहा है, पकड़ रहा है, छूट रहा है, ठीक। लेकिन इस बार भी भाग्य ने पूरी तरह बाबर का साथ नहीं दिया। फरगना पर उसकी पकड़ अस्थायी नहीं रह सकी, मतलब जो है लूज कंट्रोल हुआ। कहने मतलब पूरी तरह से वो पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उस तरह से लोग उसका साथ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक। 1500 ईस्वी में फरगना उसके हाथों से फिर से निकल गया। 1498 में फिर से अधिकार किया, 1500 ईस्वी में फिर से हाथों से निकल गया। अब बाबर का घुमक्कड़ी जीवन, खाना बदोश जीवन शुरू हो गया।
मतलब पूरी तरह से एक्जाइल हो गया, मतलब अब की बार एकदम से वैनिश हो गया, सब चीज, कुछ नहीं बचा उसके पास। ठीक। बाबर के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वो कभी भी घबराता नहीं था, मतलब कभी भी, देखिए मतलब वो पेशेंस, धैर्य को नहीं खोया, लड़ता रहा, हाथ में मिला फिर छूटा फिर जूझा। ठीक है, इस तरह से वो मतलब जूझता हुआ, ठीक है, अपने राज्य को कभी हासिल कर रहा तो कभी खो दे रहा है। ठीक है, लेकिन लगा हुआ है, लेकिन वो घबरा नहीं रहा है, धैर्य नहीं खो रहा है। उसे अपने राज्य को पुनः हस्तगत करने का प्रयास जारी रखा। 1500 से 1501 ईस्वी में बाबर ने उज्बेक नेता सैवानी खां को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर लिया। फिर से देखिए, पहले फरगना का शासक बना, फिर समरकंद का, फिर इधर आया फरगना समरकंद का भी छूटा, फरगना भी छूटा, फिर से फरगना का बना, फिर छूटा, फिर इसके बाद दोबारा जो है समरकंद का शासक बना। वहीं उसने अपनी चचेरी बहन आयशा से शादी भी की। अभी एक पॉइंट नोट करने वाला है, ये नोट कर सकते हैं हम लोग कि उसने मैरिज किसके साथ किया। बाबर की शादी आयशा से हुई। ठीक, चचेरी बहन आयशा से उसने शादी की। ठीक है, दुर्भाग्यवश न तो बाबर की शादी और न ही समरकंद की विजय स्थायी रही। मतलब देखिए, समरकंद फिर से हाथ से छूट गया, तो समरकंद 2 बार हाथ से छूटा, और फरगना तो अगर देखा जाए तो 3 बार छूट गया। ठीक, और शादी भी, मतलब आयशा ने बाद में उसका साथ छोड़ दिया, कोई नहीं, ये सब चीज देखिए जरा, दोस्त यार पत्नी कोई भी साथ नहीं दे रहा उसका। ठीक, सैवानी खान ने कुछ भी महीनों में के अंदर सर ए पुल नामक स्थान पर युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया। सैवानी खान, सर ए पुल नामक स्थान पर बाबर को पराजित किया सैवानी खान ने। तो सर ए पुल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? सर ए पुल नामक स्थान का युद्ध, सर ए पुल स्थान पर युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और सैवानी खां के बीच हुआ। ठीक, और बाबर वहां से भाग गया, मतलब जो है मजबूर होकर भागा, मतलब फिर उसको कांटों के रास्ते पे चलना शुरू हुआ। मतलब अगर देखा जाए तो पूरा जीवन काल उथल पुथल, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं किसी भी तरह का, मतलब कष्ट ही कष्ट बाबर के जीवन में। पिता की मृत्यु के बाद शासक बना, फरगना छूटा, समरकंद का शासक बना, समरकंद छूटा, फरगना छूटा, फिर से फरगना का शासक बना, फिर से छूट गया, फिर समरकंद का शासक बना, समरकंद भी छूट गया, शादी हुई, वाइफ भी छोड़ दी। इधर सैवानी खान ने सरेपुल नामक स्थान पर पराजित कर दिया, अंत में एकदम बेघर हो गया। ठीक, अब काबुल पर अधिकार। अब फिर से देखिए, फिर कोई बाजी पलट रही है, फिर भाग्य कुछ कभी इधर करवट ले रहा है, कभी उधर। समरकंद और फरगना से निराश होकर बाबर ने अब अपना ध्यान अफगानिस्तान की तरफ दिया। करेक्ट, अफगानिस्तान की तरफ, काबुल पर अधिकार करने के लिए। भाग्य ने इस बार बाबर का साथ दिया, भाग्य ने इस बार बाबर का मतलब साथ दिया। कुंदुज के गवर्नर खुसरो शाह की पराजय के पश्चात उसकी सेना के बहादुर सिपाही बाबर से आ मिले। मतलब कुंदुज के जो गवर्नर थे खुसरो शाह, उसकी पराजय के बाद उसके जो सिपाही थे वो आकर के बाबर के साथ मिल गए। चूंकि वो शासक ऑलरेडी पराजित हो गया, तो वो लोग उसका साथ छोड़ करके बाबर के साथ आकर के मिले। अब बाबर के पास धीरे धीरे हिम्मत, कुछ चीजें पॉजिटिव होने वाली है बाबर के जीवन में। मतलब क्योंकि अब हिस्ट्री, इतिहास जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, मुगल एरा। तो आप लोग मतलब नजरें गड़ाए रखिए, देखते रहिए कि बाबर कैसे पहुंच रहा पानीपत के युद्ध में और इब्राहिम लोधी को परास्त करता है, युद्ध क्षेत्र में ही जो है ढेर कर देगा उठा के। ठीक है, और भारत पे कर लेगा कब्जा। ठीक, और करेगा 200 साल लगभग मुगल एम्पायर यहां पर जो है अपना शासन करेगा, है ना। लगभग 1858 तक अगर देखा जाए तो, 1526 से लेकर के 1858। वैसे तो 1707 के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है औरंगजेब के बाद,
लेकिन अगर देखा जाए तो पीक पॉइंट 1526 से लेकर के 1707 तक, उसके बाद भी धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, अचानक से नहीं होता, टाइम लगता है उसमें भी। ठीक है, तो कुंदुज के गवर्नर खुसरो शाह की पराजय के पश्चात उसकी सेना के बहादुर सिपाही बाबर से आ मिले। फिर भी बाबर का हौसला पुनः बढ़ गया, मतलब फिर से बाबर जो है उठ खड़ा हुआ। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर आक्रमण कर उस पर आसानी से अधिकार कर लिया। तो बाबर ने काबुल पर कब अधिकार किया? बाबर ने काबुल पर 1504 में अधिकार किया। ठीक, काबुल की विजय बाबर के राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर के आ गई, मतलब पॉलिटिकल जो है ट्रैक क्रिएट किया। ठीक ना, एक अच्छा सेटबैक, मतलब ये था पॉलिटिकल सेटबैक बोल सकते हैं। काबुल विजय के पश्चात बाबर के जीवन में स्थिरता आई, स्टेबिलिटी आ गई तथा आगामी सैनिक अभियानों के लिए तैयारी करने के पास उसके पास टाइम भी मिल गया, क्योंकि अब स्टेबल हो गया। सैनिक भी आकर के, कुंदुज के गवर्नर के सैनिक भी आकर के उससे मिल गए, तब उसको मिल गया टाइम। अब इस टाइम में वो प्रिपेयर करेगा अपनी सेना को, अपने आप को मजबूत करेगा इकोनॉमिकली, और जो है बाकी मतलब उसके जितनी भी चीज़ें लॉस हुई थी उन सब चीज़ों को रिकवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, काबुल पर अधिकार कर बाबर वहाँ का शासक बन गया। उसने तैमूरी परंपरा के विरुद्ध पहली बार मिर्जा की जगह बादशाह की उपाधि धारण की। तो बादशाह की उपाधि उसने कहाँ धारण की, कब धारण की? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल में बादशाह, ठीक, या फिर बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक, ये तैमूरी परंपरा के विरुद्ध थी। ये तैमूरी परंपरा के विरुद्ध थी। ठीक ना, क्योंकि ये उपाधि धारण की बादशाह या पातशाह की, तो उसकी जो है प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। ठीक ना, धीरे धीरे वो ख्याति प्राप्त करता गया। समरकंद पर विजय, अब देखिए काबुल पर विजय किया, अब समरकंद पर भी विजय। ठीक, तो समरकंद पर विजय अब कब कर रहा है? काबुल पर 1504 में किया, बादशाह की उपाधि या पातशाह की उपाधि धारण किया तैमूरी परंपरा के विरुद्ध। पहले तैमूरी परंपरा में पातशाह या तैमूरी परंपरा में कौन सी उपाधि धारण की? मिर्जा की उपाधि धारण की जाती। तो मिर्जा की जगह बादशाह या पातशाह की उपाधि धारण की। अब समरकंद पर विजय, काबुल की विजय हो गई। और विजय कैसे हुई? क्योंकि एक हारा, कुंदुज का गवर्नर हारा, उसके सैनिक आके इससे मिले और ये अपनी स्थिति को सुदृढ़ करके काबुल पर आक्रमण किया, उसको 1504 में अपने कब्जे में ले लिया और वहां पर बादशाह की उपाधि धारण की, मिर्जा के विपरीत। ठीक, अब समरकंद पर 1507 पहुंच जाइए। 1507 में समरकंद पर जो है कब्जा करने के लिए रेडी। ठीक ना, काबुल का शासक बनकर बाबर ने राज्य विस्तार की योजना बनाई। 1507 में उसने कांधार पर विजय प्राप्त कर इसे अपने भाई को सौंप दिया, परंतु शीघ्र ही कांधार पर मुगल कब्जा समाप्त हो गया। बाबर का समस्त ध्यान समरकंद पर लगा हुआ था। ठीक है, तो 1507 ईस्वी में उसने जो है कांधार पर विजय प्राप्त की। पहले यहां पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाबर ने 1507 में कांधार की विजय की। ठीक, लेकिन ये भी अस्थायी ठीक, अस्थायी विजय। बाद में उसने जो है समरकंद पर ध्यान दिया। इसे प्राप्त करने के लिए वह बहुत ही ईगरनेस था, बहुत ही उत्सुक था। ठीक है, उसने अपने संबंधियों से सहायता मांगी जो उसे नहीं मिली। पहले से पता है कोई साथ नहीं दे रहा था। हेरात से निराश लौटकर ही वह
हताश नहीं हुआ, वो एवं समरकंद विजय की योजना बनाता रहा, मतलब जीतना है तो जीतना है। 1511-12 में बाबर का स्वप्न पूरा हुआ। सैवानी खां जो उसको मतलब जो है कहाँ सर ए पुल के युद्ध में हरा दिया था लास्ट में एकदम, ठीक है, सैवानी खां ने ही हराया था ना, तभी तो एकदम एग्जाइल हो गया था, कांटों का ताज मिल गया था उसको। तो सैवानी खां को जब उसकी मृत्यु होती सैवानी खां की, ठीक है, तब इसको मौका मिलता है बाबर को, है ना। पश्चात ईरान के शाह इस्माइल सकवी की सहायता से उसने समरकंद, बुखारा एवं खोरसाण पर विजय प्राप्त कर ली 1511 और 12 में, ठीक है। तो समरकंद पर कब कब्जा करता है? 1511-12, ठीक, समरकंद, ठीक, पर बाबर जो है कब्जा करता है, ठीक है। और उसने पूरी सज धज के साथ, ठीक है, तैमूर की राजधानी में प्रवेश किया। बाबर अब एक बड़े राज्य का मालिक बन चुका था। उसका राज ताशकंद, कुंदूज, हिसार, समरकंद, बुखारा, फरगना, काबुल, गजनी तथा और आगे तक विस्तृत हो गया। उसके राज्य की सीमा भारतीय सीमा के निकट आ गई। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो पहुंच रहा है भारत की तरफ बिना सोचे ही। अभी वो सोचा नहीं है भारत की तरफ, लेकिन बिना सोचे ही ऑलरेडी उसको डेस्टिनी जो है भारत की तरफ पहुंचा रही है कि सीमा धीरे धीरे भारत से मिलना शुरू हो रही है, पहुंचना मतलब भारत की ओर अग्रसर हो रही है, ठीक है। काबुल वापस नेक्स्ट है। अब बाबर का काबुल वापस जाना। दुर्भाग्यवश इस बार भी बाबर की सफलताएं क्षणिक सिद्ध हुई। देखो सफल हो रहा है लेकिन फिर हाथ से निकल जा रहा है, फिर सफल हो रहा है, फिर हाथ से निकल जा रहा है, ठीक। लास्ट में जाकर के देखो भारत को मतलब अपने अधीन ले ही लेता है, ठीक। दुर्भाग्यवश इस बार भी बाबर की सफलताएं क्षणिक सिद्ध हुई। ईरान के शाह के वापस लौटते ही उज्बेकों ने पुनः समरकंद एवं निकटवर्ती प्रदेश ट्रांस ऑक्सियाना, ठीक, पर आक्रमण कर दिया। इस बार उज्बेक जो है ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण कर देते हैं। 1512 में उज्बेक नेता उबैदुल्ला खान ने बाबर को परास्त कर दिया। अब बाबर 1512 में किससे परास्त हुआ, यहां पर नोट कर लेते हैं। 1512 बाबर को उबैदुल्ला खान ने परास्त किया। बाबर को उबैदुल्ला खान ने परास्त किया, ठीक, और उसको समरकंद से खदेड़ ही दिया, मतलब समरकंद से भगा दिया, ठीक है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे ट्रांस ऑक्सियाना का समस्त प्रदेश बदख्शां को छोड़ करके, ठीक, उसके हाथों से निकल गया। बदख्शां का प्रबंध खान मिर्जा को सौंपकर बाबर 1513 से 14 ईस्वी में काबुल वापस लौट गया, ठीक है। उत्तर पश्चिम साम्राज्य विस्तार की उसकी योजना विफल हो गई, मतलब उधर मध्य एशिया की तरफ वो जो है जो आगे बढ़ना चाहता था वो सब कुछ हाथ से निकल गया। फाइनली मतलब जो है वो उसके जो प्लान था वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो नहीं कर पाया, ठीक। अब काबुल से भारत की ओर, अब देखिए, अब ऑप्शन बचा नहीं, तो दिख क्या रहा है, इंडिया। काबुल से भारत की ओर कब? 1514 से 25, ठीक। काबुल से भारत की ओर बाबर का मतलब अप्रोच 1514 से 1525, ठीक। 1514 से 1525 तक बाबर काबुल का शासक बना रहा। बाबर के जीवन में ये वर्ष अत्यंत ही महत्वपूर्ण थे। हिंदुस्तान की भावी विजय की योजना और इसकी तैयारी, मतलब इसी टाइम अब वो जो है हिंदुस्तान के बारे में, मतलब हिंदुस्तान के पर विजय करने के लिए वो तैयारी करने लगा, ठीक है, कि किस तरह से इंडिया को इन्वेड करना है, किस तरह से कैप्चर करना है, ठीक है। कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए बाबर की राजनीतिक सूझबूझ अत्यधिक बढ़ गई। इतनी बार हार रहा है, इतनी बार गिर रहा है, इतनी बार उठ रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ लर्न कर रहा है, खो रहा है लेकिन सीख रहा है। तो सब कुछ वो देखा जाए तो अच्छी तरह से सीख लिया कि किस तरह से मतलब जो है मतलब
इंडिया पे आक्रमण करना है, कैसे हमको मतलब जो है जीतना है। ठीक है, उसने राज्य की व्यवस्था करने और सैनिक संगठन का गुण सीख लिया। निरंतर युद्धों में लिप्त रहने के कारण मध्य एशिया की लड़ाकू जातियों की युद्ध प्रणाली को भी सीख लिया उसने। ठीक है, और उनसे पूरी तरह से परिचित हो गया। उज्बेकों से उसने तुलगुमा व्यूह प्रणाली, ईरानियों से बंदूक का प्रयोग। तो तुलगमा व्यूह प्रणाली जो कि बाबर ने ही पहले भारत में यूज किया, ठीक है, वो किससे सीखा? उज्बेक से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं तुलगमा व्यूह प्रणाली बाबर उज्बेकों से सीखता है। उज्बेकों से सीखता है, करेक्ट। और ईरानियों से बंदूक का प्रयोग, बंदूक का प्रयोग ईरानियों से। ठीक, तुर्कों से घुड़सवारी, तुर्कों से घुड़सवारी सीखता है। और मंगोलों और अफगानों से व्यूह रचना, मंगोलों मंगोलों और अफगानों से व्यूह रचना सीखता है। ठीक है, सैनिक संचालन के लिए अनूठे गुणों से बाबर को भारत में आशातीत सफलता मिली। ठीक, काबुल में ही बाबर को उस्ताद अली तथा मुस्तफा नामक 2 तुर्क तोपचियों की सेवाएं प्राप्त हुई। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि बाबर के तोपचियों का नाम क्या था? उस्ताद अली और मुस्तफा, ये तुर्की थे। बाबर के तोपची जो थे 2 थे, पहला उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा, ठीक है, जिन्होंने मतलब ये जो तोपची थे बाबर की बहुत ज्यादा हेल्प किए। ठीक है, काबुल में रहकर बाबर भारत की राजनीतिक गतिविधियों पर भी निगाह रखे हुए था। यहीं पर उसे दौलत खां, आलम खां और राणा सांगा का भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण मिला। देख लीजिए, भूमिका तैयार हो गई। ठीक, भारत पर आक्रमण करने की, भारत को कैप्चर करने की, और उसके पक्ष में अब उसका भाग्य धीरे धीरे साथ देने वाला है, साथ देने जा रहा है। इतना स्ट्रगल, इतना संघर्ष करने के बाद एक बहुत विशाल, ठीक है, एरिया उसके अंडर आने वाला है जो कि भारत है। और यहाँ के लोग ही जो है उसको दावत दे रहे हैं कि आइए आइए भारत पर जो है राज करिए महाराज। ठीक है, बाबर। तो देखो बाबर क्यों ना आए, जब यहीं के लोग जो है घर का वेदी लंकाडा पहुंच रहे हैं, मतलब जो है दौलत खां लोधी, ठीक है, जो कि इसके चाचा थे इब्राहिम खां के, परेशान थे। इसके बाद आलम खां, उनका भतीजा राणा सांगा, ठीक है, ये भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। तो यहाँ पर एक हम पॉइंट भी लिख सकते हैं कि बाबर को इनवाइट किसने किया युद्ध करने के लिए? बाबर को भारत पर युद्ध करने के लिए कौन कौन जो है निमंत्रण दिया, लिख सकते हैं। तो इसमें है दौलत खां जो इब्राहिम के चाचा हैं, दूसरा आलम खां उसके भतीजे, और तीसरा राणा सांगा। ठीक है ना?
अगर इन लोगों ने निमंत्रण दिया है तो इसका मतलब ये लोग इसका साथ देंगे और किसी को हराना चाहते हैं, और वो है इब्राहिम लोदी, जिसको ये लोग हराना चाहते हैं। ठीक, अब हराएगा तो बाबर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग भी हार ही रहे हैं। ठीक, एक को हराने के लिए 3 लोग गए हैं बुलाने, तो जो आएगा तो जाहिर सी बात है उसको हारने के बाद वो राज्य करेगा। तो वही होने वाला है। भारत की तत्कालीन राजनीति की स्थिति ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा दे दी, इंस्पायर कर दिया कि चलो बुलावा आया है। ठीक है, भारत ने बुलाया है। बाबर के आक्रमण के समय भारत, ठीक है, मतलब इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर्स इन्वेजन, उस समय क्या परिस्थिति थी, कैसा था, इस चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, बाबर के आक्रमण के समय भारत, ठीक, इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर्स, बाबर की राजनीतिक स्थिति क्या थी, भारत की राजनीतिक स्थिति, बाबर की धीरे धीरे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें ठीक हो गई थी। उसने पूरी प्लानिंग कर लिया था। यहां से 3 लोग निमंत्रण भी दे दिए थे, दौलत खां, आलम खां और राणा सांगा, इब्राहिम लोदी के खिलाफ, कि आओ इनको हराओ। और जो है ये लोग सोचे कि ठीक है ये तो वापस चला जाएगा हरा फिरा करके, लेकिन वो तो ऑलरेडी जो है दूध का जला छाछ भी मतलब फूंक फूंक के पीता है। उधर से ऑलरेडी इतना मतलब जो है मार खाया कि इससे अच्छी जगह उसको मिला ही नहीं। तो भारत की राजनीतिक स्थिति देखते हैं, ठीक है, बाबर के टाइम पे, है ना। स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति 1526 में भारत की राजनीतिक अवस्था अत्यंत ही दयनीय थी। ठीक, बहुत ही बुरे हालत थे। दिल्ली सल्तनत अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। पूरे भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य का उदय हो चुका था। ठीक है, मतलब सल्तनत का बिखराव हो चुका था, टूट गया था। इनमें आपसी एकता एवं संगठन न होकर आपसी प्रतिद्वंदता थी। यही चीज आगे चल कर होगा जब ब्रिटिश आएंगे। उस टाइम भी सब यूनाइट नहीं रहेंगे, छोटे छोटे प्रोविंस, सब चीज सबको ब्रेक करके, कट, स्लाइस, ब्रेक, कैप्चर। ठीक, इनमें आपसी एकता एवं संगठन न होकर आपसी प्रतिद्वंदता एवं वैमनस्यता की भावना थी। ये सदैव एक दूसरे को पराजित एवं अपमानित करने का स्वप्न देखा करते थे। ठीक, किसी भी महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी के लिए ऐसी स्थिति काफी उपयुक्त थी कि वो आकर के कैप्चर कर सकता है। ठीक है ना। भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का वर्णन प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने सही ढंग से किया है। उनके शब्दों में 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत छोटे छोटे राज्यों का एक संघ था। 16वीं शताब्दी के ये वर्ड किसने लिखा है? ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है। ठीक ना। शक्तिशाली और दृढ़ संकल्प वाले आक्रमणकारी के लिए उसकी विजय एक अनायास शिकार, ठीक है, थी। इतिहासकार राशब्रुक विलियम्स तो भारत को राजनीतिक इकाई ही नहीं मानते थे। ठीक, उनके अनुसार 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत, ठीक है, का कोई इतिहास ही नहीं, क्योंकि भारत पृथक राज्यों का एक समूह था। इन सभी उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत राजनीतिक विशृंखलता के दौर से गुजर रहा था। पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल मतलब जो विखंडन था, ठीक, पॉलिटिकली यूनाइट नहीं था भारत। स्वयं बाबर ने भी भारत की तत्कालीन स्थिति प्राकृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, नेचुरल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में बताया है अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबरनामा में। उसके अनुसार हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी के समय से लेकर फिरोज शाह के समय तक, ठीक, हिंदुस्तान का अधिकतर भाग दिल्ली के सम्राटों के अधिकार में रहा। उस समय जब मैंने देश विजय किया, 5 मुसलमान राजा, 2 काफिर शासक कर रहे थे, मतलब हिंदू। यद्यपि यहाँ पहाड़ी तथा जंगली प्रदेशों में छोटे छोटे तथा महत्वहीन अनेक राजा
राज्य थे, मतलब महत्वपूर्ण अनेक राजा थे और राज्य भी थे, किंतु ये मुख्य थे और एकमात्र महत्वपूर्ण थे। बाबर ने जिन 5 मुसलमान और 2 काफिर राज्यों का उल्लेख किया है वह है दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा, बंगाल। मुसलमान राज्य मतलब दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा, बंगाल मुसलमान राज्य थे और विजयनगर और मेवाड़ जो है काफिर राज्य, हिंदू राज्य थे। दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल ये मुसलमान राज्य और विजयनगर तथा मेवाड़ काफिर राज्य। ठीक। दिल्ली, अब दिल्ली के बारे में क्या, दिल्ली पर लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 का शासन था। ठीक है, इब्राहिम लोधी का, लोधी वंश का। ठीक है, 1517 में शासक बनता है और 1526 में ही मतलब बैटलफील्ड में मारा जाता है बाबर द्वारा ही, तो उसका शासन था। फिर भी दिल्ली सल्तनत की सत्ता कमजोर पड़ चुकी थी, साम्राज्य भी सिकुड़ कर छोटा हो चुका था। फिर भी अभी तक दिल्ली भारतीय राजनीति की धुरी थी, मतलब सेंटर था। प्रत्येक महत्वाकांक्षी शासक दिल्ली पर अधिकार कर भारत का सम्राट बनना चाहता था। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोधी सर्वथा अयोग्य शासक था। उसकी दम्भपूर्ण नीतियों, क्रूरता, हठधर्मी ने अफगान सरदारों को उससे विमुख कर दिया था, उससे मतलब जो है उनका मोह भंग हो गया था। ठीक है, विभिन्न अफगान सरदार जैसे नुहानी, लोहानी, नियाजी, फरमूली इत्यादि जो है इब्राहिम की सत्ता पलटने का प्रयास करने लगे थे। आप देख ही रहे हैं कि 3 लोग खुद ही गए थे दौड़ करके बुलाने के लिए बाबर को, चलो आओ इब्राहिम को हराओ। और ठीक है, सोचे तो ये थे कि वापस लौट जाएगा, लेकिन क्या पता था यहीं पे फिर से बस जाएगा। ठीक है, तो राणा सांगा और दौलत खां, आलम खां ये लोग पहुंच गए। ठीक है, फलस्वरूप इब्राहिम ने क्रूरतापूर्वक इन विद्रोही अफगान सरदारों को दबाने का प्रयास किया, परंतु इसमें वह सफल नहीं हो सका। करेक्ट, इब्राहिम की क्रूरतापूर्ण नीतियों से उसके विश्वास पात्र सरदार भी विक्षुब्ध होकर ठीक उसके विरोधी बन गए। बिहार के सूबेदार दरिया खां लोहानी ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। मतलब जब सब इससे नाराज हो गए, धीरे धीरे सब जो है टूटने लगे। ठीक, और सब अपना अपना राज्य स्थापित कर लिए। इब्राहिम के चाचा आलम खां जो कि गए थे बाबर को बुलाने, ठीक है, लोधी ने, तो कुछ अफगान सरदारों का समर्थन प्राप्त कर दिल्ली की गद्दी को पलटने के मतलब जो है पर ही दावा कर दिया उसने। ठीक है ना। पंजाब का सूबेदार दौलत खां भी स्वतंत्र शासक बन बैठा। इतना ही नहीं, उसने आलम खां को अपने पक्ष में मिलाकर बाबर की भारत आक्रमण करने का मतलब निमंत्रण भी दिया, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी महत्वाकांक्षी शासक जो कि बाबर जैसा हो आक्रमणकारी के लिए सर्वथा उपयुक्त थी कि चलो। ठीक है, गुजरात पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एक राज्य था। तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर 1401 ईस्वी में तातार खां ने इसे सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया। मतलब जो है तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर 1401 ईस्वी में तातार खां ने इसे सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया। महमूद बेगड़ा के शासनकाल में इस राज्य का चतुर्दिक विकास हुआ। तो गुजरात का मतलब जो है डेवलपमेंट हुआ उस टाइम में 1401 ईस्वी के आसपास महमूद बेगड़ा के शासनकाल में हुआ। ठीक है, तैमूर खां का मतलब जो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है इसका राजनीतिक मतलब इसमें भी गुजरात में भी पॉलिटिकल जो है इनस्टेबिलिटी आ गया। ठीक है, तो तातार खान ने मतलब जो है गुजरात को कैप्चर कर लिया और महमूद बेगड़ा के शासनकाल में इस राज्य का चतुर्दिक विकास हुआ। बाबर के आक्रमण के समय गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय था। अब यहां पर लिख सकते हैं कि बाबर के भारत आक्रमण के समय गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय था।
ठीक, मुजफ्फर शाह द्वितीय थे, उसे राणा सांगा के साथ युद्ध में पराजित होना पड़ा था। राणा सांगा ने इसको हराया था मुजफ्फर शाह द्वितीय को। मीरात ए सिकंदरी से ज्ञात होता है कि आलम खान ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध गुजरात के सुल्तान से सहायता की मांग थी। मीरात ए सिकंदरी में ये चीज़ मेंशन किया गया है, ये लिखा गया है कि आलम खां जो है, जो इसका चाचा था इब्राहिम लोदी का, इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो है गुजरात के सुल्तान मतलब मुजफ्फर शाह द्वितीय से सहायता की मांग की थी। ये चीज़ में लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट है मीरात ए सिकंदरी। 1526 ईस्वी में मुजफ्फर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह गुजरात का शासक बन गया। ठीक, वह एक महत्वाकांक्षी एवं योग्य शासक था बहादुर शाह जो है। मुजफ्फर शाह द्वितीय 1500 मतलब जो है 26 में मुजफ्फर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है बहादुर शाह शासक बने। बहमनी राज्य जो कि एक काफी राज्य बाबर के शब्दों में जान सकते हैं और हिंदू राज्य बोल सकते हैं। बहमनी राज्य दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली मुसलमान राज्य बहमनी राज्य जो है एक मुस्लिम मतलब जो है स्टेट था, करेक्ट, मुस्लिम शासक इसमें था। ठीक, तो बहमनी राज्य दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली मुसलमान राज्य बहमनी था। तुगलक वंश की सत्ता दक्षिण में कमजोर पड़ते देखकर 1436 ईस्वी में, ठीक, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1436 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दिल्ली सल्तनत के अवशेषों पर की थी। करेक्ट। 15वीं शताब्दी में बहमनी राज्य का उत्तरोत्तर विकास हुआ। ठीक, मोहम्मद शाह द्वितीय के वजीर महमूद गावा के प्रयासों से बहमनी राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मोहम्मद शाह के उपरांत बहमनी राज्य की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और 1526 ईस्वी में बहमनी के सुल्तान कलीमुल्लाह के मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो बहमनी राज्य का अस्तित्व कब समाप्त हुआ? 1526 ईस्वी में। ठीक, कलीमुल्लाह, ठीक है, की डेथ के बाद बहमनी का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद 1526 में बहमनी के सुल्तान कलीमुल्लाह के मृत्यु के साथ बहमनी राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके अवशेषों पर दिल्ली में क्रमशः 5 राज्यों बीजापुर, ठीक, बीजापुर मतलब आदिल शाही राज 1489 से 1486, अहमदनगर निजाम शाही राज 1490 से 1600। तो बीजापुर आदिल शाही, यहां पर आप मिलान के लिए लिख सकते हैं बीजापुर में आदिल शाही, इसके अलावा अहमदनगर निजाम शाही, अहमदनगर निजाम शाही। नेक्स्ट है बरार इमाद शाही, बरार इमाद शाही। ठीक, गोलकुंडा कुतुब शाही, ये मिलान करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है बीदर वरीद शाही, वरीद शाही। ठीक है, इन सब राज्यों का उदय हुआ। ठीक ना। बहमनी राज्य के विषय में बाबर लिखता है कि इस राज्य के विभिन्न भागों पर सुल्तान के शक्तिशाली सरदारों ने अधिकार जमा लिया था। ठीक, राजकुमार को अगर किसी चीज की आवश्यकता होती तो उसे अपने अमीरों से मांगना पड़ता था। ठीक, मतलब यह परिस्थिति हो गई थी कि अपने अमीरों से राजकुमार को मांगना पड़ता था। ठीक है, तो आज चलो यहीं तक मतलब करते हैं, मतलब बहमनी और अपना ये मिलान आप एक बार फिर से देख लीजिए कि अहमदनगर निजाम शाही
बरार इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, बीदर जो है वरीद शाही। ठीक है, इसको मिलान के लिए देख सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है मालवा। मालवा के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, मालवा फिर जो है आपका बंगाल आएगा, विजयनगर आएगा, पंजाब आएगा, मेवाड़ आएगा, और सिंध, मुल्तान, कश्मीर, जौनपुर, बिहार, उड़ीसा, खानदेश, राजपूताना, कामरूप मतलब आसाम, प्राकृतिक स्थिति जो है नेचुरल मतलब स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। देन जो है सोशल स्टेटस, मिलिट्री यूनिटी किस तरह से, बाबर का भारत पर आक्रमण कब होता है, बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के क्या कारण हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, भारत की मतलब पॉलिटिकल स्टेट क्या है, और इस तरह से मतलब जो है अभी काफ़ी बाकी है, 3-4 लेक्चर लगेंगे, तो थोड़ा धैर्य रखिए। लंबा चैप्टर है क्योंकि बाबर अभी आ रहे हैं तो टाइम लगेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध भी होगा, उसका फिर जो है उसके क्या मतलब जो है रिजल्ट्स क्या होते हैं बैटल ऑफ पानीपत के, फिर जो है बाबर की सफलता के क्या कारण थे उसको हम मतलब जो है एक्सप्लेन करेंगे। उसके जो है मिलिट्री मतलब जो है स्किल्स क्या थी उसकी, इसके बाद इब्राहिम की क्या मिस्टेक्स क्या थे इसके बारे में, और उसने किस तरह के रिसोर्सेस युद्ध को मतलब जीतने के लिए यूज किया, और पानीपत के बाद कौन सी घटनाएं होती हैं बाबर के जीवन में। ठीक है, और कौन कौन से युद्ध। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अफगानों का दमन, घाघरा के युद्ध, खानवा का युद्ध। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, और फिर बाबर को जो है धीरे धीरे हम इसमें समाप्त कर देंगे, मतलब स्टार्ट कर देंगे। फिर हुमायूं आ जाएंगे। तो थोड़ा लंबा चैप्टर है, टाइम लगेगा, कई 4-5 लेक्चर भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है, तो जल्द ही कंप्लीट करेंगे। और आज यहीं पर इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से मतलब देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए, लेक्चर को पूरा देखिए। ठीक है, और नोट डाउन भी करिए, सुनते रहिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसीलिए पहले हमने मेडिवल स्टार्ट किया कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी रोचक मारपीट, तोड़-फोड़, स्टेब्लिशमेंट, सारी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है। तो इसको नोट डाउन करते चाहिए एग्जाम पर्पज से भी, मतलब जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और साथ साथ में लिखते भी रहिए। चाहे तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके 2-3 बार सुनिए तो आपको मतलब जो है सब चीज़ मतलब जो है माइंड में सेट हो जाएगा आपका। 2-3 बार सुनेंगे फास्ट करके, फिर स्लो करके जो है नोट डाउन करते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ, क्या क्या मतलब की पॉइंट्स हैं, उन सब चीज़ों का ऑब्जेक्टिव बेस पर। फिर बाद में क्वेश्चन तो हम इसमें कराएंगे ही, क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे। पहले एक बार थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाए हिस्ट्री का। जियोग्राफी का ऑलरेडी 5 लेक्चर लिया है, उसको तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी एक चैप्टर इसको पहले क्लोज करते हैं, समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है, गुड नाइट दोस्तों। ठीक है ना, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपना ख्याल रखिए सब लोग। ठीक, थैंक यू।